डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा मेटाफिजिकल पोइट्री के सिलसिले का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम मेटाफिजिकल पोइट्री के सेलिएंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे। फिजिकल पोइट्री को जिस तरह के हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में कहा, थोड़ा सा इसका रिकैप हम कर लेते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री 17th सेंचुरी इंग्लैंड में एक ऐसी पोइट्री थी जिसके कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक थे जो कि अपने पहले वाले पोइट से और अपने बाद वाले पोइट से मुख्तलिफ थे, और ये एक ग्रुप ऑफ पोइट्स था। इनकी जो अहम बात थी वो उनका डिस्प्ले ऑफ नॉलेज था, उनकी विटिसिज्म थी, उनका यूज ऑफ फार फेच्ड कंपैरिजंस और फिगरेटिव लैंग्वेज था। अच्छा, मेटाफिजिकल का असल में मतलब क्या था ये मैंने आपको बताया है कि मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, फिजिकल का मतलब होता है समथिंग दैट वी कैन टच। मीन के जो है ना, ऐसी मेटाफिजिकल एक ऐसी दुनिया या एक ऐसी चीज हो सकती है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट ना करती हो। अच्छा, मेटाफिजिकल का जो मतलब हम मेटाफिजिकल पोइट्री के सेंस में लेते हैं उसका मतलब होता है बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट जनरल रीजनिंग। मीन के हमारा जो आर्ग्यूमेंट्स हैं या जो हम बात कर रहे हैं वो एब्स्ट्रैक्ट जनरल रीजनिंग पर हो। अच्छा, क्योंकि हमारा आज का लेक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री है, तो इसमें हम मेटाफिजिकल पोइट्री के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें से फर्स्ट है अनडिसोसिएटेड सेंसिबिलिटी, सेकंड है मेटाफिजिकल विट एंड कंसीट्स, थर्ड है लर्नेडनेस, फोर्थ है पैराडॉक्सिकल रेशोसिनेशन, और 5 है उसकी डिक्शन एंड वर्सिफिकेशन, और 6 है इट वाज रिलीजियस पोइट्री एज वेल, कि ये एक मजहबी शायरी भी थी। अच्छा, अनडिसोसिएटेड सेंसिबिलिटी का क्या मतलब है? ये इनका बहुत ही सैलिएंट फीचर है जो कि इन्हें बाकी ग्रुप्स ऑफ पोइट्स से अलग करता है। अनडिसोसिएटेड सेंसिबिलिटी का लफ्ज मेटाफिजिकल पोइट्स के लिए सबसे पहले टी.एस. एलियट ने यूज किया। उसने ये कहा कि भाई मेटाफिजिकल पोइट्स जो हैं, जॉन डन जिसको जिनको लीड करते हैं, उनमें थॉट और फीलिंग का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, थॉट और फीलिंग का कॉम्बिनेशन का मतलब है कि देखिए ज्यादातर जो पोइट्री होती है वो फीलिंग्स के बारे में होती है। थॉट जो है ना वहां पर बहुत कम डिस्कस होती है, लेकिन यहाँ पर थॉट्स और फीलिंग्स को एक साथ डिस्कस किया जाता है। यानी कि वो एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट को, रिमोट और नियर को, फिजिकल और स्पिरिचुअल को, सबलाइम और कॉमन प्लेस को इकट्ठा, यानी कि एक साथ पेश करते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना सबलाइम और कॉमन प्लेस से क्या मुराद है? सबलाइम का मतलब होता है आला, अरफा, बुलंदतर। कॉमन प्लेस का मतलब होता है आम डेली जिंदगी के ख्यालात। मीन आला और अरफा बातों को या आइडियाज को डेली लाइफ के तजुर्बात से साबित करना। अच्छा, ये ना सिर्फ इनका जेक्स्टापोजिशन है बल्कि ये इनका इंटरफ्यूजन भी है कि ये डिसिमिलर, अपेरेंटली डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स का। अच्छा, जेक्स्टापोजिशन का मतलब होता है चीजों को ऊपर नीचे रखकर या एक साथ बताना। इंटरफ्यूजन का मतलब होता है कि उनको आपस में मिला के बताना। जैसा कि ये जो सामने हमारे पास है सॉन्ग, जिसमें वो कह रहा है कि भाई जो है ना, आप जो है ना एक जो है ना फॉलिंग स्टार को जो है ना, बहुत सारी जो नामुमकिन बातें हैं, मीन जो है ना फॉलिंग स्टार को जो है ना पकड़ लेना, या मैंड्रिक रूट से एक चाइल्ड को ले आना, या ये पता कर लेना कि भाई सारे पास्ट ईयर्स किधर चले गए हैं, या ये बता देना कि डेवल्स का जो फुट है उसको दरमियान में से दो हिस्सों में किसने तकसीम किया था। तो या जो है ना मरमेड्स की सिंगिंग को सुन लेना, ये थोड़ी सी क्या है, ये जो है ना बड़ी जो है ना अनहोनी सी बातें हैं। ठीक है, इन तमाम जो है ना अनहोनी बातों को या मुख्तलिफ चीज़ों को जो है ना एक साथ रख के, वो पता है जो अगली बात कर रहा है वो क्या है, कि सब जो है ना कि आप जो है ना कोई फेयर एंड चेस्ट को एट द सेम टाइम, मीन एक खूबसूरत लेडी जो कि जो है ना चेस्ट भी हो या जो है ना लव में वो फेथफुल भी हो, उसको ढूंढ लेना बहुत मुश्किल काम है। अनडिसोसिएटेड सेंसिबिलिटी का मतलब क्या है कि थॉट और फीलिंग को एक साथ रखना। फीलिंग तो उसकी जो है ना लव है उसकी बिलवड के लिए, लेकिन थॉट्स क्या है, ये बहुत सारी बातें, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, या जो है ना गेट विद अ चाइल्ड, मैंड्रिक रूट, इस तरह की बातें। अच्छा,
नेक्स्ट है हमारे पास मेटाफिजिकल विट एंड कंसीट। अच्छा जी, विट का मतलब तो जो है ना ये है कि हम जो है ना जो अपेरेंटली डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें सिमिलैरिटी तलाश कर लेना, ये विट की डेफिनेशन है। अच्छा, और मेटाफिजिकल विट से और मेटाफिजिकल विट से ही उनका यूज ऑफ कंसीट भी आता है। अच्छा, मेटाफिजिक अच्छा कंसीट का ये मतलब है कि जो है ना ऐसे कंपैरिजन करना जो कि बहुत फार फेच्ड हो, मीन हमें लगे, या वो कंस्ट्रेंड हो, मीन हमें लगे कि जबरदस्ती दो चीजों को इकट्ठा किया गया है या दूर की कौड़ी लाई गई है। इवन देन वो ये जो कंपैरिजन हो ये लॉजिकल लगे, जैसा कि जो है ना जो है ना पेयर ऑफ कंपासेस को पेयर ऑफ लवर्स के साथ मिला देना। अच्छा, डॉक्टर जॉनसन ने कहा कि मेटाफिजिकल पोइट्री हैज अ टेंडेंसी टू योक रेडिकली डिफरेंट इमेजेस टुगेदर। अच्छा, इवन ये जो योकिंग रेडिकली डिफरेंट इमेजेस फोर्सिबली टुगेदर, इसमें भी एक इमेज है। देखिए, योग का मतलब होता है कि बैलों की एक जोड़ी को, उनके सरों को एक साथ करके उनके पीछे हल लगाकर किसी जमीन में उनसे हल चलाना, तो यानी कि उनको जो है ना जबरदस्ती इकट्ठा किया गया होता है। इसी तरह से ये जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं ये रेडिकली डिफरेंट चीजों को इकट्ठा कर देते हैं। जैसा कि देखें यहाँ पर जो है ना लव का जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है वो तो ये है कि जो है ना लव जो है ना एक बड़ा जो है ना मुलायम लतीफ, एक बड़ा दिल को अच्छा लगने वाला जज्बा है। लेकिन यहाँ पर जो है ना इस पोइम में उसने लव को स्पाइडर लव का नाम दिया है। स्पाइडर लव से मुराद है कि लव का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको स्पाइडर के साथ उसने कहा है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें लव जो है ना आपकी खुशियों को और आपकी आसानियों को और आपके अच्छे दिन को भी खराब कर दे। मीन अगर आप किसी बहुत अच्छे गार्डन में भी चले गए हैं और आप अपनी ज़िंदगी को वहाँ एंजॉय करना चाहते हैं, नेचर की साइट्स को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर एक ट्रेटर मौजूद है, वो ट्रेटर क्या है, वो स्पाइडर लव है, जो कि आपकी खुशियों का की कातिल है। तो ये लव को खुशियों की कातिल के तौर पर एक्सप्लेन करना, ये असल में बहुत रेडिकली डिफरेंट जो स्पाइडर और लव को इकट्ठा करने के मुतरादिफ है। तो कंसीट्स का मतलब है कि भाई ऐसे कंपैरिजन करना जो कि नॉर्मली नहीं होते और जो कि फार फेच्ड होते हैं। नेक्स्ट जो इनकी बड़ी अहम खसूसियत है जी वो है उनकी लर्नेडनेस। ये डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि मेटाफिजिकल पोइट्री के चले हजार खामियां हम बता सकते हैं, लेकिन मेटाफिजिकल टाइप पोइट्री लिखने के लिए पोइट को लाजमी सोचना पड़ेगा और लाजमी उसको उसकी रीडिंग भी होनी चाहिए, उसका जो है ना वास्ट नॉलेज भी होना चाहिए डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी का। अच्छा, ये पोइट्री जो है ना वो क्या, ये हार्ट से या दिल से निकली हुई पोइट्री नहीं है, बल्कि ये ब्रेन स्प्रंग है, ये दिमाग से निकली हुई पोइट्री है। मीन ये इंटेलेक्चुअल और विटी है टू अ फॉल्ट। मीन ये इतनी ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो जाती है या इसमें से इल्म की बातें या इल्म के कंपेयर जो है ना रेफरेंसेस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि इसको बाज़ औक़ात समझना मुश्किल हो जाता है, जो कि एक फॉल्ट है। अच्छा, जैसा कि ये जो सामने पोएम है जिसमें जो है ना सन को सॉसी पीडेंटिक रेच गो ऐसे कहा गया है, तो इसमें अगर आप मुझे है ना थोड़ा सा आगे जाएं तो यहाँ पर जहाँ पर इंडिया के स्पाइसेस की बात की गई है, या जो है ना यहाँ पर स्टेट्स और प्रिंसेसेस की बात की गई है, या जो है ना सूरज या चांद के ग्रहण या एक्लिप्स की बात की गई है, और यहाँ पर जो है ना टाइम्स और सीजन्स और आवर्स और डेज की बात की गई है। तो ये सारा जो इल्म है ये वास्ट फील्ड ऑफ स्टडी से आता है, जियोग्राफी का इसमें नॉलेज शामिल है, इसमें जो है ना इवन सीजन्स का नॉलेज शामिल है, या इसमें एस्ट्रोनॉमी का कुछ नॉलेज पता होना चाहिए, तो या जो है ना वर्ल्ड पॉलिटिक्स का ये कुछ नॉलेज हो, तो फिर ही हम इस तरह की पोएम लिखने के काबिल हो सकते हैं। तो लर्नेडनेस इनकी एक अहम खसूसियत है, और जो है ना बाज़ औक़ात तो ये लगता है कि ये पोइट्री लिखते ही अपनी लर्नेडनेस के डिस्प्ले के लिए थे। अच्छा, नेक्स्ट इनका जो अहम कैरेक्टरिस्टिक है वो है पैराडॉक्सिकल रेशियोसिनेशन। अच्छा, पैराडॉक्सिकल का मतलब होता है ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो, मीन ऐसी स्टेटमेंट जो कि अपना ही नफी करती हो। अच्छा,
रेशोसिनेशन का मतलब होता है जजमेंट्स बेस्ड ऑन सेंसिबल थिंकिंग और रीजनिंग। अच्छा, ग्रीडसन कहते हैं कि जो है ना इनकी जो पोइट्री थी वो डिटेक्टिव रीजनिंग कैरिड टू अ हाई पिच थी। मतलब ये है कि ये ऐसी स्टेटमेंट्स कहते थे जो कि पैराडॉक्सिकल होने के बावजूद हमें लगता था कि ये सेंसिबल है और ये थिंकिंग पर बेस करती हैं। अच्छा, डिडक्टिव रीजनिंग की थोड़ी सी चले हम बात कर लेते हैं। ये ऐसी रीजनिंग होती है जिसमें कोई प्रोपोजिशन पहले देकर या कोई बात या क्लेम पहले देकर फिर उसको साबित करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर जो है ना इसकी जॉन डन की सारी पोइट्री में ही या जो कम से कम जो लव पोइट्री है उसमें वो एक होपलेसली इनसपोर्टेबल क्लेम करता है और लेकिन फिर उसको अपनी मेंटल इंजेन्युइटी से साबित करने की कोशिश करता है। देखें जिस तरह के यहाँ कहता है कि आई कैन लव बोथ फेयर एंड ब्राउन, या जो है ना फिर वो कहता है कि ही इज स्टार्क मैड हु एवर सेज दैट ही हैड बीन इन लव 1 आवर। या वो जो फ्ली वाली जो पोएम आपने जो है ना पढ़ी होगी या अभी हम अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें वो कहता है कि एक फ्ली है उसने अगर मुझे भी काट लिया है और उसने मेरे लवर को भी काट लिया है तो उस फ्ली के अंदर हम दोनों का ब्लड इकट्ठा हो गया है। तो ये एक तरह की हमारा जो है ना ये मैरिज है और ये हमारा मैरिज बेड है और ये हमारा मैरिज टेम्पल हो गया है। तो ये देखें फिर इस बात को वो साबित करने की कोशिश करता है। जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले हमने जो है ना वो सन को चाइड करने के बाद उसको कहता है कि तुम यहाँ से कहीं और चले जाओ और तुम्हें जो है ना बल्कि तुम आए क्यों हो, फिर उसे कहता है कि तुम अगर हमारा जो बेडरूम है इसके इर्द गिर्द अगर चक्कर लगा लोगे तो पूरी दुनिया का चक्कर तुम्हारा हो जाएगा और ये हमारे बेडरूम के इर्द गिर्द चक्कर लगाना ही असल में पूरी दुनिया के चक्कर लगाने के मुतरादिफ है। तो इस तरह की जो बातें हैं इनको हम पैराडॉक्सिकल रेशोसिनेशन कहते हैं। मीन सेल्फ कंट्राडिक्टरी जजमेंट्स देना लेकिन बेस्ड ऑन सेंसिबल थिंकिंग और रीजनिंग। अच्छा, नेक्स्ट है जी डिक्शन एंड वर्सिफिकेशन। अच्छा, डिक्शन का मतलब तो देखें डिक्शनरी एक वर्ड आप नॉर्मली सुनते हैं। डिक्शन का मतलब होता है अल्फाज या अल्फाज का चुनाव। अच्छा, वर्सिफिकेशन का मतलब होता है उन्हीं अल्फाज को मिला के शेर बनाना। अब होता यूं है कि जो शायरी की जो डिक्शन या ज़बान है इसके बारे में दो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट हैं। एक स्कूल ऑफ थाट वो है जो ये कहता है कि शायरी की ज़ुबान डेली लाइफ की ज़ुबान से मुख्तलिफ होती है और ये ख़ास तरह की ज़ुबान का मतलब है ख़ास तरह के अल्फाज होते हैं जो कि नॉर्मल लाइफ में यूज़ नहीं होते, वो सिर्फ पोइट्री के लिए मखसूस होते हैं। जबकि एक और स्कूल ऑफ थॉट ऐसा है जो कि ये कहता है कि जो शायरी की जो लैंग्वेज है वो एवरीडे कॉमन लैंग्वेज होती है या होनी चाहिए। अच्छा, वर्सिफिकेशन का मतलब है कि भाई अल्फाज को मिला के शेर बनाना। अच्छा, जब हम शेर बनाते हैं अल्फाज को मिला के तो यकीनन जो है ना उसमें कोई जो है ना पैटर्न होता है, कोई रिदम होता है और ये पैटर्न्स बाज़ औक़ात बहुत रेगुलर पैटर्न्स होते हैं। लेकिन जो हमारे मेटाफिजिकल पोइट्स हैं ये डिक्शन और वर्सिफिकेशन के लिहाज से बाकी पोइट्स से मुख्तलिफ हैं। एक तो ये जो कन्वेंशनल पोइटिक एक्सप्रेशंस हैं इनको ये अवॉइड करते हैं और ये अल्फाज भी ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो कि वेरी प्रोजेक होते हैं। प्रोजेक का मतलब ये प्रोज में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज होते हैं जो कि नॉर्मली शेरों में इस्तेमाल नहीं होते। दूसरी तरफ जो वर्सिफिकेशन है मीन शेर बनाना, तो उसमें जो कन्वेंशनल मीटर्स होते हैं, हमने आयम्बिक पेंटामीटर की बात की है या टेट्रामीटर्स की हम बात करते हैं, तो ये करते हैं कि जो जो मीटर्स हैं उनको ये बेंड करते हैं, क्रैक करते हैं। मीन मीटर्स को जो कन्वेंशनल मीटर्स हैं ये उनको वैसे फॉलो नहीं करते, बल्कि ये जो है ना मीटर को फॉलो करने की बजाय अपनी शायरी के सेंस को फॉलो करते हैं। तो ये है ना मीटर को ना फॉलो करना और सेंस को फॉलो करना अपने रिदम में, और जो वर्ड्स सेंस के लिहाज से अहम है उनको ज़्यादा जोर देना, या जो है ना रीडर को उसकी कंप्लेसेंसी से जगाने के लिए बाज़ ऐसे वर्ड्स यूज़ करना जिनसे वो चौंक जाए। तो ये इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं और ये इस तरह की इनकी वर्सिफिकेशन होती है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना जो इनका अहम कैरेक्टरिस्टिक है जी वो देखें, लव पोइट्री की तो बहुत बातें हो गई लेकिन इनकी जो जो रिलीजियस पोइट्री है वो भी बड़ी अहम है। अच्छा, नॉर्मली जो रिलीजियस पोइट्री होती है ये तो ज़्यादातर जो ज़िंदगी मौत और इंसान के पैदा होने के बारे में या कायनात के बारे में या जो है ना अच्छाई और बुराई गुनाह और सवाब के
बड़े बड़े सवालों के साथ डील करती है, नॉर्मली रिलीजियस पोइट्री। लेकिन ये जो मेटाफिजिकल पोइट्री है, खास तौर पे जो जॉन डन की पोइट्री है, ये इस तरह के बड़े सवालों की बजाय ये जो उसके अपने जहन या अपने दिल के अंदर जो डाउट्स हैं, फेयर है और जो एगोनी है दैट हैज बीन कॉज्ड बाय अ पेनफुल सेंस ऑफ गिल्ट, उसके साथ इसका ताल्लुक है। मीन जो उसका एक एहसास गुनाह है और जो फेयर है और जो एगनी है, जो उसके अपने डाउट्स हैं, वो ज्यादातर उनकी बात करता है अपने रिलीजियस पोइट्री में। अच्छा, इसकी जो पोइट्री रिलीजियस पोइट्री है, जैसे मैंने पहले बात की, उसमें यूनिवर्सल एक्सप्रेशन ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है। डाउट्स एंड फेयर्स लेड हिम टू कन्वर्ट फ्रॉम कैथोलिक टू एंग्लिकन। यही बात थी कि ये पहले कैथोलिक था और ये चूंकि ये जो है ना इसके जहन में बहुत सारे डाउट्स थे, तो ये एंग्लिकन हो गया। लेकिन एंग्लिकन होने के बावजूद उसने सवाल करना नहीं छोड़ा और वो जो है ना जो रिलीजन के जो बुनियादी जो उसूल हैं उनके बारे में उसको डाउट भी था। और फेयर का मतलब तो है कि भाई जो है ना आफ्टर डेथ क्या होगा। अच्छा, तो डन्स रिलीजियस पोइट्री इज रिचली मेटाफिजिकल एज इज लव पोइट्री। अच्छा, लेकिन जो है ना इसकी जो रिलीजियस पोइट्री है उसमें भी असल में क्या है कि ये जो है ना इसकी सेंशुअस इमेजरी है और ये बॉडी और सोल को मिला के बात करता है। ये कहता है कि सोल को समझने के लिए बॉडी को समझना जरूरी है। द यूज ऑफ सेंशुअस इमेजरी betrays Dunn's inability to comprehend the matters of soul without recourse to the body। कहता है बॉडी को समझे बगैर सोल तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि सोल की कोई फिजिकल मैनिफेस्टेशन तो नहीं है ना जी। तो जो हमारी बॉडी है वो तो फिजिकली मौजूद है। तो ये हमारे 6 सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे मेटाफिजिकल पोइट्री के। अच्छा, अभी हम जो हमारे अगले कुछ लेक्चर्स हैं उनमें हम जॉन डन की जो कुछ मशहूर पोएम्स हैं उनका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे।